नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं स्नेहा सिंगाटिया और आज हम आपकी कृतिका की पाठ्य पुस्तक का अंतिम अध्याय पढ़ने वाले हैं। अध्याय नंबर 5, मैं क्यों लिखता हूँ। ये रचना है अज्ञेय जी की। मैं क्यों लिखता हूँ, यह प्रश्न बड़ा सरल जान पड़ता है पर बड़ा कठिन भी है, क्योंकि इसका सच्चा उत्तर लेखक के आंतरिक जीवन के स्तरों से संबंध रखता है। उन सबको संक्षेप में कुछ वाक्यों में बांध देना आसान तो नहीं ही है, न जाने संभव भी है या नहीं। इतना ही किया जा सकता है कि उनमें से कुछ का स्पर्श किया जाए, विशेष रूप से ऐसों का जिन्हें जानना दूसरों के लिए उपयोगी हो सकता है। एक उत्तर तो यह है कि मैं इसलिए लिखता हूँ कि स्वयं जानना चाहता हूँ कि क्यों लिखता हूँ। लिखे बिना इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता। वास्तव में सच्चा अंतर यही है, लिखकर ही लेखक उस आभ्यंतर विवशता को पहचानता है जिसके कारण उसने लिखा, और लिखकर भी वह उससे मुक्त हो जाता है। मैं भी उस विवशता, आंतरिक विवशता से मुक्ति पाने के लिए तटस्थ होकर उसे देखने और पहचान लेने के लिए लिखता हूँ। मेरा विश्वास है कि सभी कृतिकार, क्योंकि सभी लेखक कृतिकार नहीं होते, न उनका सब लेखन ही कृति होता है, सभी कृतिकार इसलिए लिखते हैं। यह ठीक है कि कुछ ख्याति मिल जाने के बाद कुछ बाहर की व्यवस्था से भी लिखा जाता है, संपादकों के आग्रह से, प्रकाशक के तकाजे से, आर्थिक आवश्यकता से, पर एक तो कृतिकार हमेशा अपने सम्मुख ईमानदारी से यह भेद बनाए रखता है कि कौन सी कृति भीतरी प्रेरणा का फल है और कौन सा लेखन बाहरी दबाव का। दूसरे यह भी होता है कि बाहर का दबाव वास्तव में दबाव नहीं रहता, पर मानो भीतरी उन्मेष का निमित्त बन जाता है। यहाँ पर कृतिकार के स्वभाव और अनुशासन का महत्व बहुत होता है। कुछ ऐसे आलसी जीव होते हैं और कि बिना इस बाहरी दबाव के लिख ही नहीं पाते। इसी के सहारे उनके भीतर की व्यवस्था स्पष्ट होती है। यह कुछ वैसा ही है जैसे प्रातःकाल नींद खुल जाने पर कोई बिछौने पर तब तक पड़ा रहे जब तक घड़ी का अलार्म न बज जाए। इस प्रकार वास्तव में कृतिकार बाहर के दबाव के प्रति समर्पित नहीं हो जाता, उसे केवल एक सहायक यंत्र की तरह काम में लाता है जिससे भौतिक यथार्थ के साथ उसका संबंध बना रहे। मुझे इस सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कभी उससे बाधा भी नहीं होती। उठने वाली तुलना को बनाए रखूं तो कहूं कि सवेरे उठ जाता हूं अपने आप ही, पर अलार्म भी बज जाए तो कोई हानि नहीं मानता। यह भीतरी व्यवस्था क्या होती है, इसे बखानना बड़ा कठिन है। क्या वह नहीं होती, यह बताना शायद कम कठिन होता है, या उसका उदाहरण दिया जा सकता है, कदाचित वही अधिक उपयोगी होगा। अपनी एक कविता की कुछ चर्चा करूं जिससे मेरी बात स्पष्ट हो जाएगी। मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं, मेरी नियमित शिक्षा उसी विषय में हुई है। अणु क्या होता है, कैसे हम रेडियम धर्मी तत्वों का अध्ययन करते हुए विज्ञान की उस सीढ़ी तक पहुंचे जहां अणु का भेदन संभव हुआ, रेडियम धर्मिता के क्या प्रभाव होते हैं, इन सब का पुस्तकीय और सैद्धांतिक ज्ञान तो मुझे था। फिर जब वह हिरोशिमा में अणु बम गिरा तब उसके समाचार मैंने पढ़े और उसके परवर्ती प्रभावों का भी विवरण पढ़ता रहा। इस प्रकार उसके प्रभावों का ऐतिहासिक प्रमाण भी सामने आ गया। विज्ञान के इस दुरुपयोग के प्रति बुद्धि का विद्रोह स्वाभाविक था। मैंने लेख आदि में कुछ लिखा भी, पर अनुभूति के स्तर पर जो व्यवस्था होती है वह बौद्धिक पकड़ से आगे की बात है। उसकी तर्क संगति भी अपनी अलग होती है, इसलिए कविता मैंने इस विषय में नहीं लिखी। यूँ युद्ध काल में भारत की पूर्वीय सीमा पर देखा था कि कैसे सैनिक ब्रह्मपुत्र में बम फेंककर हजारों मछलियां मार देते थे, जबकि उन्हें आवश्यकता थोड़ी सी होती थी, और जीव के इस अपव्यय से जो व्यथा भीतर उमड़ी थी उससे एक सीमा तक अणु बम द्वारा व्यर्थ जीवनाश का अनुभव तो कर ही सका था। जापान जाने का अवसर मिला तब हिरोशिमा भी गया और वह अस्पताल भी देखा जहाँ रेडियम पदार्थ से आहत लोग वर्षों से कष्ट पा रहे हैं। इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुभव भी हुआ, पर अनुभव से अनुभूति गहरी चीज़ है, कम से कम कृतिकार के लिए। अनुभव तो गठित का होता है, पर अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात कर लेती है जो वास्तव में कृतिकार के साथ घटित नहीं हुआ, जो आंखों के सामने नहीं आया, जो घटित के अनुभव में नहीं आया, वही आत्मा के सामने ज्वलंत प्रकाश में आ जाता है। तब वह अनुभूति प्रत्यक्ष हो जाता है।
तो हिरोशिमा में सब देखकर भी तत्काल कुछ लिखा नहीं, क्योंकि इसी अनुभूति प्रत्यक्ष की कसर थी। फिर एक दिन वहीं सड़क पर घूमते हुए देखा कि एक जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली छाया है। विस्फोट के समय कोई वहां खड़ा रहा होगा और विस्फोट से बिखरे हुए रेडियम धर्मी पदार्थ की किरणें उसे रुद्ध हो गई होगी, जो आसपास से आगे बढ़ गई। उन्होंने पत्थर को झुलसा दिया जो उस व्यक्ति पर अटकी, उन्होंने उसे भाप बनाकर उड़ा दिया होगा। इस प्रकार समूची ट्रेजेडी जैसे पत्थर पर लिखी गई। आगे देखिएगा, उस छाया को देखकर जैसे एक थप्पड़ सा लगा। अवाक इतिहास जैसे भीतर कहीं सहसा एक जलते हुए सूर्य सा उग आया और डूब गया। मैं कहूँ कि उस क्षण में अणु विस्फोट मेरे अनुभूति प्रत्यक्ष में आ गया और डूब गया। आगे देखिएगा, मैं कहूँ कि उस क्षण में अणु विस्फोट मेरे अनुभूति प्रत्यक्ष में आ गया। एक अर्थ में मैं स्वयं हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया। इसी में से एक विवशता जागी, भीतर की आकुलता बुद्धि के क्षेत्र से बढ़कर संवेदना के क्षेत्र में आ गई। फिर धीरे धीरे मैं उससे अपने को अलग कर सका और अचानक एक दिन मैंने हिरोशिमा पर कविता लिखी, जापान में नहीं, भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे। यह कविता अच्छी है या बुरी इससे मुझे मतलब नहीं है, मेरे निकट वह सच है क्योंकि वह अनुभूति प्रसूत है। यही मेरे निकट महत्व की बात है। तो चलिएगा, इसी के साथ हमारा जो अध्याय है वो पूरा होता है। चलिए इसके जो प्रश्नोत्तर हैं वो पीडीएफ के माध्यम से देख लेते हैं। तो चलिए प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, क्यों? तो देखिएगा, लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव वह होता है जो हमारे सामने घटित होते हुए देखते हैं, परंतु अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात कर लेती है। यह वास्तव में कृतिकार के साथ घटित नहीं होती। अनुभव की तुलना में अनुभूति उसके हृदय के सारे भावों को बाहर निकालने में उसकी मदद करती है। जब तक हृदय में अनुभूति न जागे लेखन करना संभव नहीं है, क्योंकि यही हृदय में संवेदना जागृत करती है और लेखन के लिए मजबूर करती है। लेखन अपनी आंतरिक विवशता के कारण लिखने के लिए प्रेरित होता है। उसकी अनुभूति उसे लिखने के लिए प्रेरित करती है। वह स्वयं भी वह लिखने के लिए प्रेरित होता है। इसलिए लेखक लेखन के लिए अनुभूति को अधिक महत्व देता है। अगला प्रश्न देखिएगा, लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया? लेखक हिरोशिमा के बम विस्फोटों के परिणामों को अखबारों में पढ़ चुका था। लेखक ने अपनी जापान यात्रा के दौरान हिरोशिमा का दौरा किया था। वह उस अस्पताल में भी गया जहां आज भी उस भयानक विस्फोट से पीड़ित लोगों का इलाज हो रहा था। इस अनुभव द्वारा लेखक को उसका भोक्ता बनना स्वीकार नहीं था। कुछ दिन पश्चात जब उसने किसी स्थान पर एक बड़े से पत्थर पर एक व्यक्ति की उजली छाया देखी, संभवतः विस्फोट के समय कोई व्यक्ति उस स्थान पर खड़ा रहा होगा। विस्फोट से विसर्जित रेडियोधर्मी पदार्थ ने उस व्यक्ति को भाप बनाकर उड़ा दिया और पत्थर को झुलसा दिया। इस प्रकार जैसे समूची दुर्घटना उस पत्थर पर लिखी गई हो, इस प्रत्यक्ष अनुभूति ने लेखक के हृदय को झकझोर दिया। इस प्रकार लेखक हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया। मैं क्यों लिखता हूँ के आधार पर बताइए कि लेखक को कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती हैं। तो किसी भी लेखक को लिखने के लिए आंतरिक विवशता, आर्थिक विवशता, प्रसिद्धि पाने की इच्छा और संपादक व प्रकाशक का आग्रह जो है, ये सब रीजंस होते हैं जो उसको प्रेरित कर सकते हैं। किसी रचनाकार के प्रेरणा स्रोत किसी दूसरे को कुछ भी रचने के लिए किस प्रकार उत्साहित कर सकते हैं? देखिए, किसी रचनाकार को उसकी आंतरिक व्यवस्था रचना के लिए प्रेरित करती है, परंतु कई बार उसे संपादकों के दबाव व आग्रह के कारण रचना लिखने का प्रयास करना पड़ता है, परंतु मन की व्याकुलता ही उसके लेखन का मूल कारण बनती है। कुछ रचनाकारों के लिए आत्मानुभूति स्वयं के अनुभव के साथ साथ बाह्य दबाव भी जो है वो महत्वपूर्ण होता है। ये बाह्य दबाव कौन कौन से हो सकते हैं? तो बाह्य दबाव में देखिए बेसिकली आर्थिक लाभ की आकांक्षा, सामाजिक परिस्थितियां, संपादकों का आग्रह, विशिष्ट के पक्ष में प्रस्तुत करने का दबाव, यही सब बाह्य कारण हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। क्या बाह्य दबाव केवल लेखन से जुड़े रचनाओं को ही प्रभावित करते हैं या अन्य क्षेत्रों से जुड़े कलाकारों को भी प्रभावित करते हैं? तो साधारण सी बात है कि अन्य को भी करते हैं। अभिनेता, मंच कलाकार या नृत्यकार, इन पर निर्देशक का दबाव रहता है। गायक गायिकाएं, इन पर आयोजकों और श्रोताओं का दबाव रहता है। मूर्तिकार, इन पर बनवाने वाले यानी ग्राहकों की इच्छाओं और पसंद का दबाव रहता है। चित्रकार है तो इन पर भी जो है
बनवाने वालों जो ग्राहक होते हैं उनकी और इच्छाओं का दबाव जो है रहता है। हिरोशिमा पर लिखी गई कविता लेखक के अंत और बाह्य दोनों दबाव का परिणाम है, यह आप कैसे कह सकते हैं? देखिए, लेखक जापान घूमने गया था तो हिरोशिमा में उस विस्फोट से पीड़ित लोगों को देखकर उसे थोड़ी पीड़ा हुई, परंतु उसका मन लिखने के लिए उसे प्रेरित नहीं कर पा रहा था। हिरोशिमा के पीड़ितों को देखकर लेखक को पहले ही अनुभव हो चुका था, परंतु जले पत्थर पर किसी व्यक्ति की उजली छाया ने उसको हिरोशिमा में विस्फोट से प्रभावित लोगों के दर्द की अनुभूति कराई, लेखक को लिखने के लिए प्रेरित किया। इस तरह हिरोशिमा पर लिखी जो कविता लेखक के अंत और बाह्य दोनों दबाव का परिणाम है। आगे बात करते हैं, हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानक दुरुपयोग है। आपकी दृष्टि से विज्ञान का दुरुपयोग कहाँ कहाँ और किस तरह से हो रहा है? तो देखिए, साधारण सी बात है, हिरोशिमा तो विज्ञान के दुरुपयोग का ज्वलंत उदाहरण है ही, पर हम मनुष्यों द्वारा विज्ञान का और भी अनुप्रयोग किया जा रहा है। विज्ञान ने यात्रा को सुगम बनाने के लिए हवाई जहाज, गाड़ियों आदि का निर्माण किया, परंतु हमने इनसे अपने ही वातावरण को प्रदूषित कर दिया है। इस विज्ञान की देन के द्वारा आज हम अंग प्रत्यारोपण कर सकते हैं, परंतु आज इस देन का दुरुपयोग कर हम मानव अंगों का व्यापार करने लगे हैं। विज्ञान के दुरुपयोग से भ्रूण हत्याएं बढ़ रही हैं, और भी जो है विविध कीटनाशकों का प्रयोग आत्महत्या के लिए होता है। कंप्यूटर का आविष्कार किया, इंटरनेट का आविष्कार किया, लेकिन इनसे साइबर क्राइम, वायरस वगैरह जो है इनको जन्म दिया जाता है। आज हर देश परमाणु अस्त्रों को बनाने में लगा हुआ है, जो आने वाले भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अगला प्रश्न देखिए, एक संवेदनशील युवा नागरिक की हैसियत से विज्ञान का दुरुपयोग रोकने में आपकी क्या भूमिका है? तो देखिए, हमारी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कहना है कि विज्ञान का दुरुपयोग हो रहा है सही है, परंतु हर व्यक्ति इसका दुरुपयोग कर रहा है, यह कहना सर्वथा गलत होगा, क्योंकि कुछ लोग इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए कार्य करते हैं। विज्ञान के बनाए हथियारों का यथासंभव उपयोग मानवता की भलाई के लिए करें, मनुष्य के विनाश के लिए नहीं। प्रदूषण के प्रति जनता में जागरूकता लाने के लिए अनेक कार्यक्रमों और सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिससे प्रदूषण के प्रति रोकथाम की जा सके। इन समारोहों में जाकर वे लोगों को बताकर हम अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। टीवी पर प्रसारित अश्लील कार्यक्रमों को खुलकर विरोध करूँगा और समाजोपयोगी कार्यक्रमों के प्रसारण का अनुरोध करूँगा, तो ये हम सब कर सकते हैं। तो चलिएगा, इसके साथ जो है अध्याय हमारा पूरा होता है और इसी के साथ हमारी जो पाठ्य पुस्तक है वो भी पूरी होती है। चलिए, धन्यवाद।